अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का ठीक हैं? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आज ठाक। बहुत सारी खबरें हैं, मज़े मज़े की तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कि बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि उसमें बहुत सी खबरियत के पहलू हैं, वो खबरें हैं अच्छा, इसमें। डिफरेंट पहलू हैं, उस पर भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलना पड़ेगा जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, कौन कौन सी दिलचस्प खबरें आज की? सबसे अहम बात तो ये है कि हमारी अदालतें आजकल बहुत मुतहरिक एक्टिव हुई हैं, जी। मुतहरक हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ख़ास तौर पर सख्त बयान दे रहे हैं, दूसरे जजेस भी सख्त बयान दे रहे हैं। लेकिन पंजाब के नए चीफ जस्टिस आए, उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने आते ही 30 जजों को फारग कर दिया, छुट्टी, सेक्शन अफसर बना दिया, जिसमें 6 एडिशनल जज भी हैं और बाकी सिविल जज हैं। ठीक। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जिसको मातहत अदलिया कहते हैं, आमतौर पर मातहत अदलिया का लफ्ज़ भी दुरुस्त अदलिया नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अदलिया होती है, किसी के मतहत नहीं होती। यही कहा जा सकता है कि ज़िली अदलिया, वो अदलिया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, उनके बारे में तासुर ये है कि वो, या और भी बहुत सी अदालतें मतहत अदलिया ही कह लीजिएगा। फ़र्क किया FIA के मुकदमे सुनने के लिए FIA की अदालतें, दहशतगर्द, बहुत सारी अदालतें जो मौजूद हैं इस मुल्क में, उनके बारे में तासुर ये है कि वो कानून के मुताबिक काम नहीं करती, बल्कि इल्ज़ाम लगाया जाता है उनमें करप्शन पाई जाती बिल्कुल ऐसे, है। बाज़ का ये इल्ज़ामात वकील भी लड़ाते हैं और जूतों पे इज़हार भी हो जाते बिल्कुल ठीक। हैं। एक ज़माना था कि डिस्ट्रिक्ट में बड़ा 2 अफसर हुआ करते थे, डिप्टी कमिश्नर और SP उसके अंडर गिना जाता था कि पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DC के मतहत काम करती थी। मतहत तो नहीं करती थी, लेकिन निगरानी एक तरह की वो करता था ज़िले की। लेकिन उन सब पे निगरान जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक पोस्ट हुआ करती थी, वो सेशन जज की हुआ करती थी। तो अब यही तासुर जब फैलना शुरू हो गया कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, चौधरी इफ्तिखार चौधरी के आने के बाद सबसे बड़ा एतराज़ ये हुआ कि आपने बहुत से हाई प्रोफाइल मुकदमात पर बड़े सख्त एक्शन लिए, सुओ मोटो भी लिए, बहुत सी कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन आप अदलिया को रिफॉर्म नहीं कर सके। बिल्कुल। आप आए वकीलों के ज़ोर पर हैं, आप आए उन लोगों के ज़ोर पर हैं जो गोया अदलिया के ज़ोर पर आए हैं, आप कैसे उनकी रिफॉर्म करेंगे? तो ये जस्टिस मंसूर ने आते ही सबसे पहले काम करने कि कोई नहीं चलेगा मामला, कोई करप्शन वप्शन का चक्कर नहीं चलेगा। मंसूर अली शाह साहब जब जहाँ आए हैं, और जो काम नहीं करेगा ठीक कर दूंगा, कान पकड़ के निकाल दूंगा। अच्छा, यानी इस तरह का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि सबूत की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि आपकी शोहरत ख़राब है, कि आप अच्छे जज नहीं हैं, बस काफ़ी है। ग्रेट। और मेरा ख्याल बात दुरुस्त है। यानी ये जो शोहरत ख़राब होती है, शोहरत ख़राब जो होते हैं, ज़बान खल को नकारा खुदा समझो, शोहरत ऐसे ख़राब नहीं होती। अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे, अमान में रखे, किसी पर एक गलत तौर पर कोई इल्ज़ामत आयद न हो। लेकिन आम तौर पर जजेस का, अफसरों के बारे में लोगों को मालूम होता है कि ये ऑनेस्ट जज हैं या ऑनेस्ट जज नहीं है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के जो काम किया है वो एक बड़ा मिसाली किस्म का है, और उसकी दाद देनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक अलामती नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत और अदालतों की एहतसाबी अमल के तहत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उधर सिंध की खबर है, जी। एपेक्स कमेटी वगैरह का इजलास, और ये और वो, नई पुलिस बनेगी, नए कैमरे लगेंगे, हर रोज़ आता है। जो कैमरे लगे हुए हैं, इससे एक शबीह सी तो नज़र आ जाती है, लेकिन सही तौर पर मालूम नहीं होता कि मुल्ज़िम है कौन, मुजरम है कौन। जी। वैसे अब तो अल्लाह का शुक्र है कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, और अगर हम सारे सिस्टम को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लें तो ज़्यादा पता चल जाए क्या हुआ है। वहाँ 2 बड़े हाई प्रोफाइल मामला तो हुए, एक अमजद साबरी का कत्ल और एक अवैध शाह चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा। अब उसका फ़ोन जाके खुला है लंडी कोतल में। अच्छा, लाजमी नहीं कि इसका मतलब ये है कि इसको लंडी कोतल ले जाया गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फ़ोन लंडी कोतल ले जाया गया है। नहीं, फ़ोन लंडी कोतल ले जाया गया है। अच्छा। और उसको ओपन किया गया 6 मिनट के लिए, बताने के लिए कि ये यहाँ मौजूद है। इससे ये तो मालूम होता है कि अगवा करने वालों का ताल्लुक लंडी कोतल तक से हो सकता है, लेकिन इससे ये मालूम नहीं होता कि मुल्ज़िम को भी वहाँ ले जाया गया है। आज वो हमारे जो पंजाब के साबिक मुल्ज़िम थे, ये हमारे मुल्ज़िम मैं कह रहा हूँ, मुल्ज़िम का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर गया, यानी कि मगवी को भी वहाँ ले जाया गया है। ये हमारे जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे थे, अली गिलानी, उनकी भी एक प्रेस ब्रीफिंग आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको कैसे अगवा किया गया,
अगवा करने वाले उनको कहाँ ले गए, पंजाबी बोलते थे, फैसलाबाद ले गए, फिर फैसलाबाद से कैसे उनको मुंतकिल किया गया और वो क्या चाहते थे। अलकायदा के लोग थे, अलकायदा के कुछ अमन ज़वारी के लीडरों की कुछ ख़वातीन को हमारी एजेंसियों ने काबू किया हुआ था, वो उनको छुड़ाना चाहते थे। बहरहाल अमरीकी फ़ौजों ने जब हमला किया, फोर्सेस ने हमला किया, तो मैं जिधर से ये भाग रहे थे मैं उससे उलट समझ भागा और इस तरह मुझे आज़ादी मिल गई वगैरह वगैरह। तो मतलब उस इलाकों तक डांडे अभी मिलते हैं इनके। तो सिंध में जब ये सारा मामला अभी हम पहले तो उन्होंने कोई इस तरह के इकदाम किए हैं 54 साल कि भाई नई भर्ती की जाएगी, थानों में ये सूरत पैदा की जाएगी और एक नई पुलिस फोर्स होगी जिसकी ट्रेनिंग फ़ौज करे, हर चीज़ वो हर बार यही होता है। सही, जो 20,000 पुलिस फोर्स का कहा जा रहा है ये उन मंसूबों के लिए नहीं कहा गया, वो जो वहाँ पे सिंध पे चल रहे हैं सीपैक के तहत ही, तो वो अलग से है। सारे। अच्छा, ये अलग से, वो सीपैक का वो अलग से सूरत हाल है। हाँ। ये तक नहीं, भर्तियाँ सब सियासी बुनियादों पर है। ठीक। चोर और चक्कों को वर्दी पहनाकर आपने सिपाही बना दिया तो क्या वो सिपाही हो जाएंगे, कानून के मुहाफ़िज़ हो जाएंगे? मजाक बनाया हुआ है, हर जगह मजाक है वैसे तो। यानी कि कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बहुत अच्छी कर दी गई है, ये अभी पर्दा रहने दें अभी इस पर। और यहाँ की पुलिस का क्या हाल है, ये तो पंजाब की पुलिस वैसे है, लेकिन सिंध की पुलिस तो हद से गुजरी हुई है। वो तो पता नहीं, जिसे ढारियल कहते हैं, डाकू जिसे कहते हैं ढारियल कहते हैं, ढारियलों को वर्दी पहना कर पुलिस की शक्ल में खड़ा कर दिया गया है। कुछ पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया था और कैसा था। और कोई अब जेलों के अंदर भी डालते लगेंगी और इतने कैमरे, 60,000 कैमरे लगाए जाएंगे, नई पुलिस भर्ती की जाएगी और टारगेट किलिंग वगैरह के मसले पे निपटा जाएगा, क्या किया जाएगा, इस तरह की बहुत सी बातें वहाँ आई हैं। अच्छा, अब सिंध पुलिस कहती है कि हमारी इंफॉर्मेशन कैडर अलग हो, कि हमारे जो यानी आमतौर पर आईजी के साथ सिंध गवर्नमेंट का एक पुलिस अफसर मुतय्यन होता था और शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उनके कुछ अफसर होते होंगे जो सिंध इंफॉर्मेशन सर्विस के हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारी इंफॉर्मेशन सर्विस वो अलग हो ताकि वो हमारा मुकदमा मीडिया की अदालत में पेश कर सके। ये मतलब हुआ ना आपको, आप ख्याल है कि आपकी खबरें गलत आ रही हैं तो जी आप अपना मीडिया अफसर मुकर्रर कर लें, लेकिन रेपुटेशन आपकी फिर ठीक होगी जब आप कारकर्दगी दिखाएंगे। इसके बगैर आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक नया मसला ये है कि वहाँ अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ अब एक ऑपरेशन शुरू है और ये कह दिया गया, लेकिन उस कानून में तोसी कर दी गई है कि ये अफगान महाजरीन 1.5 साल मज़ीद या 2 साल तक, एक जगह 2 साल एक जगह 1.5 साल है, लेकिन तारीख 1917 दिसंबर 31 दिसंबर लिखी गई है, ये रह सकते हैं या ये अपना पेश कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर इन्हें जो गैर कानूनी है 30 जून तक वो अपने आप को रजिस्टर करा लें। और खैबर वहाँ की हुकूमत ने कहा ये चले जाएँ, हम नहीं रखते हैं, हम बड़ी मेहमान नवाजी कर ली हमने इतने साल, अब दुनिया इसको संभाले। और वफाकी हुकूमत अगर कुछ कर नहीं सकती तो वो ले जाए कहीं इनको पंजाब वगैरह में, लहजे उनके मुलाजा फरमाए, ठीक, लहजे उनके मुलाजा फरमाए कि भाई ये मसला तो आपका है, हम ज़बान भी आपके हैं, कल्चरली भी आपके साथ है, ट्राइब्स आपके इधर हैं और उधर हैं, और आप कह रहे हैं कि इसको ले जाएं पंजाब में। मतलब आप कहते हैं हम मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। ये चीज़ें मेरे ख्याल में सियासी तौर पर, चुनांचे इमरान खान ने बड़ा मोहतात बयान दिया कि लोग जिम्मेदारी का एहसास करें और ये भी करें और अब इन्हें वापस इज़्ज़त वक़ार से जाना चाहिए। कुछ सुनो, इमरान खान ने बड़े सलीके का बयान दिया है, लेकिन सूबाई हुकूमत तो ऐसी बोल रही है जैसे किसी ज़माने में ANP की हुकूमत बोला करती थी, या वो बातें की हुकूमत नहीं, जब हुकूमत में नहीं थे तब बोला करते थे, तब जो जिस तरह की वो एक तरह की नेशनलिज्म तो नहीं मैं कह सकता, क्या लफ्ज़ कहूँ, एक शावनिस्टिक बातें किया करते थे, उस तरह की बातें कर रहे हैं, उस तरह की। तो मेरा ख्याल में ये एक और लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अब ये चाहता है कि ये अफगान महाजरीन अपने वतन वापस जाएं और इस सरजमीन को खाली करें, क्योंकि इनके यहाँ मौजूदगी की वजह से हम पैसा भी देते हैं, उनके पैसे बंद हो जाएंगे आपके, बहुत हो गई आपने यहाँ हमारे साथ बहुत किया, अब आपको किसी ना किसी तरह से कान मरोड़ कर या जो भी तरीका हमें इख्तियार करना पड़ेगा हम आप वहाँ को भेजेंगे। तो 3 खबरें ये इस लिहाज से, एक पंजाब से, एक सिंध से, एक खैबर पख्तूनख्वा से ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध में वो खबर भी है कि बिलावल की के उससे कुछ शिकायत की गई, सिंध गवर्नमेंट जवाब दे। ठीक। तो लोगों ने कहा क्या उसने अपने आप को डिसोन कर दिया है, सिंध गवर्नमेंट से अलग कर, गवर्नमेंट को डिसोन कर नहीं, उसने कुछ सवाल किया, उसने कहा मुझसे क्या जवाब लेते हैं, खड़े हैं वज़ीर, इनसे जवाब लो, जिनका चक्कर है वो जवाब दें वगैरह वगैरह। तो ये एक अलग एक सूरत पैदा होती है, इसका कोई सियासत जो भी इंटरप्रेशन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन असल इसकी सूरत जो है वो यही है
कि सिंध में भी मसाइल हैं और बहुत सी जगहों के ये मसाइल जो हैं वो अलग अलग से आ जाते हैं। पंजाब से एक छोटी सी खबर और है, बड़ी मज़े की खबर है कि CM का नवासा जो हमारे शहबाज शरीफ है, उनका नवासा जो है वो HSN में दाखिले के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। हाँ। तो शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं शायद गैर मुल्की हैं, और उनका शुक्रिया अदा किया और उनको मुबारकबाद दी कि आपने मेरिट पे काम किया है और मेरिट पे सारे काम होने चाहिए। वाह। पता होगा ना नवासा उनका नलायक है या क्या है, वो कहीं और पढ़ लेगा, यहाँ नहीं पढ़ेगा तो कहीं लंदन वंदन में जाकर उसके दाखिल कर देंगे, कुछ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस बात की ज़रा दाद तो दी जाए कि अगर उसने अमल किया है तो उसकी दाद उसे मिलनी चाहिए और इससे अच्छी सूरत हाल जो है वो पैदा होती है और की जाती है जी। बहरहाल बड़ी ख़बरें तो आज की यही हैं, लेकिन छोटी छोटी ख़बरें और भी बहुत सी आई हैं कि रेयान अली को पैसे कौन देता था वगैरह वगैरह, अहम शख्सियत के नाम, ये एक शख्सियत फ़लाँ, ये सारी ख़बरें बताती हैं कि उस बेचारी का वो क्यों नहीं, बेचारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके एग्जिट कंट्रोल जिससे जा क्यों नहीं रहा, किसी ने उसे क्यों पाकिस्तान के अंदर रोका हुआ है, किस पे प्रेशराइज कर रहे हैं, किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये केस कुछ ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल मालूम होता है, जिस तरह के बड़े बड़े वकील चाके वो कर जो सूरत हाल पैदा हो रही है गैर मुल्की दिखाई देता है, गैर मुल्की दिखाई देता है जी। और आज वो कायमा कमेटी जो है सेनेट की, उसने कहा कि ये जो हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है ये क्या जक मार रही है, इनमें ना कॉम्पिटेंस है ना कुछ है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसका वजूद ही बाकी नहीं रहना चाहिए। देखिए कौंसिल हमने बनाई इस तरह है, कॉन्स्टिट्यूंट इस तरह किया है कि सचमुच मजाक है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के नाम पर। उसका एक मजाज था कि आपने सिर्फ ये थोड़ी आपने चंद मौलवी इकट्ठे कर देने हैं, उलमा की दीन पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक स्टेट की नज़रियाती कौंसिल होगी उसमें और बहुत सी चीज़ें भी शामिल बड़ी बड़ी महफिलों में बैठते हैं, सुना कि डिसॉल्व होने जा रही है, ऐसी कोई बात है? नहीं जी, डिसॉल्व होना भी ज़रा मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि उससे लोगों की हमदर्दियाँ और चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन कोई काम जो उसको करना चाहिए वो नहीं। डिसॉल्व करने में तो हमारे यहाँ यही है, जाली डिग्रियों की शनाख्त का मसला पेश हो गया, तो उन्होंने कहा जी ये जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये सूबों को चले जाना चाहिए। हालांकि हायर एजुकेशन कमीशन को जितना मजबूत किया जाए उतना काम है। हमारा जितना काम, डॉक्टर तारमान को कुछ भी कह लीजिए, जितना काम उनके ज़माने में हुआ, जिस तरह PhD और रिसर्च और वर्क हमारे यहाँ हुआ है, इंडिया घबरा गया था। हम जो अच्छा काम होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, हमारा काम ये होता है। अब तसादम हो गया सूबों के साथ उसका। मेरा ख्याल में हायर एजुकेशन का मामला वफाक के पास ही होना चाहिए, और हमारी जो कॉलेज तक की एजुकेशन है वो जो सूबों के पास होनी चाहिए, और एजुकेशन जो है बल्दियाती इदारों के पास होनी चाहिए, ताकि ये काम तरीके के साथ आगे बढ़े और आगे जाके उसके असरात भी नजर आए जी। में जो इस्तांबुल में हुआ सर, उस हवाले से कुछ अगर आप इस्तांबुल में वो खुदकुश हमला हुआ एयरपोर्ट पे, और उसके नतीजे के तौर पर कोई 36 अफराद हलाक सर, इतने ही अभी तक बताया जा रहा है और 47 जख्मी हुए। तुर्की में भी देखिए दहशतगर्दी के, तुर्की जब किसी में नहीं था, अब वो पॉलिटिक्स में एक तरह का आया है ना जी, शाम की इधर हर पॉलिटिक्स में आया है। तो तैयब अर्दवान की मुखालफत भी शुरू हो गई है जब ये सब बातें आई, और उसके साथ ही बहुत सारे इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं जो तशवीशनाक हैं। सिर्फ 24 घंटे पहले इसराइल और तुर्की की वापसी हुई है ना, कि मीन्स उन्होंने वापस अपने आप को कहा कि हम एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ चलेंगे। वो तुर्की ने तो तस्लीम किया हुआ है इसराइल को आज से नहीं, बरसों से जी। और वो जब इनका फ्लोरिडा बहरी बेड़ा गया था उस वक्त ताल्लुकात ज़रा ख़राब हुए थे, लेकिन उसमें खूबी ये अर्दवान में कि वो बयान देता है, खुल के देता है। बर्मा के मुसलमानों के बारे में दिया और इलाके के मुसलमानों के बारे में दिया, वो बड़े खुलकर बयान देने के आदी हैं। उनकी मुखालफत आजकल वहाँ फतहुल्लाह गोलन के लोग भी कर रहे हैं जो हमें बहुत अजीज़ हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो दिल नहीं मानता कि ये बात की जाए। हो सकता है वो सारे इल्ज़ामात उन पर दुरुस्त हों, लेकिन आलम इस्लाम का मुकदमा जो उन्होंने आज तक लड़ा है, पेश किया है, वो अब तुर्की को जिस तरह अपने पाँव पे खड़ा किया है, मेरा ख्याल में तातुरक के जितने एहसानात तुर्की पे होंगे, ये दूसरा शख्स है जिसके एहसानात जो है ना नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। मुखालफत इनकी भी हो सकती है और हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। यही बहरहाल आज की खबरें जी, मेरा ख्याल में छोटी मोटी और हैं, लेकिन मेरा ख्याल में यही बड़ी खबरें इसी के साथ। हाँ जी बिल्कुल, हम वक्फा भी लेंगे, मज़ीद जो स्टोरीज हैं वो भी डिस्कस करेंगे, मज़ीद सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइट।
जी मीर साहब, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? पहला आर्टिकल जी मैं स्टीफन एम वाल्ट का आर्टिकल थे जी, द कोलैप्स ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। जी। उन्हें कहा कि ये 90 की बात थी कि लोग इकट्ठे हुए, वो जब रूस का फाल हो गया उन्होंने गौर करना शुरू किया और कहा कि जनाब दुनिया जो है वो इस वक्त एंड ऑफ हिस्ट्री है, अपने तारीख अपने इख्तिताम को यानी अपने अरूज को पहुंच चुकी है। इख्तिताम का मतलब ये नहीं कि खात्मे को पहुंच चुकी है, बल्कि एट द पीक पहुंच चुकी है। और हम सब लोग यही समझते थे कि अब दुनिया में अच्छाइयाँ एक दूसरे को वजारत और जब्त करने के जो मादे हैं वो ज़्यादा ताकत पड़ेंगे और एक दूसरी और इसके नतीजे के तौर पर सरहदें खुलीं, लोग एक दूसरे की जगह आए गए, नस्ली जो फ़र्क था उसको मिटाया गया। ये ख्याल तब तस्वर पैदा हुआ कि यूरोप जो जंगें लड़ी हैं उसमें जंगों का ख़ात्मा कर दिया जाए। चनाचे इस लिबरल अप्रोच ने एक ये जो यूरोपीय यूनियन को पैदा किया और यूरोपीय यूनियन के नतीजे के तौर पर यूरोप में जंगें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन अब क्या ये ज़माना ख़त्म होने वाला है? बरतानिया ने जो रेफरेंडम कराया है और ख़ुद यूरोप के अंदर जो अब तहरीकें उठेंगी, तो क्या ये इस बात का ऐलान होगा कि हम वो ही पुरानी नेशनलिज्म और सोशलिज्म के शावनिज्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं? हमने शिकस्त दी कम्युनिज्म को, हमने शिकस्त दी सोशलिज्म को इसी लिबरल अप्रोच के तहत। अब क्या वो लिबरल अप्रोच मर जाएगी? और 15 साल से कहते हैं 27 मुल्कों में जमहूरियत ख़त्म हुई। लेडी डायमंड का कॉल लिखा है इन्होंने, 27 मुल्कों में जमहूरियत ख़त्म हुई है। और उन्होंने कहा मैं ख़ुद को भी एक लिबरल शख्स समझता हूँ, लिबरल माशरे का इक़्तिदार का एहतराम करता हूँ और इसके दफ़ा के लिए उन्होंने कहा कि हम बड़ी अच्छी लिखा है उन्होंने। और यानी कि हमें ये बताया गया था कि अगर किसी दुनिया से आमरीत ख़त्म हो जाएगी, आमन नहीं होंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, ये हालात पैदा हो जाएंगे, तो दुनिया में दहशत गर्दी ख़त्म हो जाएगी, जंग ख़त्म हो जाएगी। कहता क्या अब इसके नतीजे में ये समझ आया दुनिया अमन का गहवारा नहीं बन रही और दोबारा एक तरह का सूरतें। उन्होंने कहा क्या इस तरह जमहूरियत आती है कि हम किसी मुल्क का आइन लिख दें, आइन लिखने के बाद हम ये कहें कि वहाँ से इलेक्शन करा दें, वहाँ सियासी पार्टियाँ बना दें और उसके बाद हम कहें कि साहब यहाँ लिबरलिज्म आ जाएगी, जमहूरियत आ जाएगी, जैसे हमने अफ़गानिस्तान में किया, जैसे हमने इराक़ में किया। तो ये लिबरलिज्म इस तरह नहीं आती। अब पूरा यूरोप ये सारा जो है, ये कोई ख्याल था कि इसके अंदर इतने तासुबात फल फूल रहे हैं? अब ये कि अब बरतानिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, अब यूरोप के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये हम किस तरफ, क्या लिबरलिज्म ख़त्म हो गई है? लिबरलिज्म का ये तस्वर जो था, जो सरहदों को ख़त्म करता था, लेबर एक दूसरे के यहाँ जाती थी, फ़ायदा भी होता था, क्या हम कहाँ जा रहे हैं? क्या क्या रास्ता इख्तियार करने वाले हैं? अच्छा, दूसरा एक आर्टिकल मैं साथ ही इसके पढ़ दूँ, अच्छा है जी, कि वो एमी काज़म का आर्टिकल है, मिस्टिकल यूनियन दैट ट्रांसेंड डिवीजन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए कोई अब ये भी इनको भी मौका मिला और ये निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाने का, तो पहले तो कवाली बकौल इनके सेकुलर माहौल में सुनी हुई थी। वहाँ सेकुलर माहौल में भी कवाली करते हैं ना जी, वो बैठ के, जो आजकल तो बड़ा रवाज है, बड़ा चर्चा है उसका। तो निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर अमीर खुसरो के मज़ार के करीब उन्होंने कवाली को सुना और जब कवाली को सुना तो ज़ाहिर है कि उसका रंग ढंग और होता है, उसका नशा भी और होता है। खुश बात पे हुए कि उसमें एक में शराब का जिक्र था, नशे का जिक्र था। भाई ये इंटॉक्सिकेशन और होती है, ये नशा और होता है। इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो यहाँ मस्ती का लफ्ज़ और शराब का लफ्ज़ शराब अलस्त में गुम हो जाने को कहते हैं और इसके ख़ास मफ़हूम है। देखिए जब आप किसी की बुनियादी इस्तिलाहों से वाकिफ़ नहीं होंगे, आप गलती खाएंगे। कुछ मौलवी भी गलती खा जाते हैं शराब के इस्तेमाल से, वो समझते हैं कि इसका मतलब वो है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे आदमी ने लिखा कि भाई देखो, हर इल्म को उसकी इस्तिलाहों में समझो। तसव्वुफ़ की इस्तिलाहों को जानते होगे तो जानोगे तो इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। ये नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की। नीम बाज आँखें, आप डिक्शनरियाँ उठा के देख लें पुरानी, नीम बाज आँखें, अध खुली आँखें, हकीकत का अलखुदा दरीचा, मस्ती, शराब, ये सारे चीज़ों के माने एक तरह के डिफाइन थे उस इंटेग्रेटेड माशरे में। तो भाई गलती ना खाओ कि नशे का जिक्र है तो नशा ये नहीं समझो बोतल वाला नशा या वो सूटा लगाने वाला नशा, ये वो नशे नहीं है, ये कुछ और नशे हैं। साइकेडेलिक दुआएं देकर वो कहते हैं कि जी सूफियाना कैफियत पैदा कर दी गई है। पागल हो गए आप लोग यार, क्या किस गलतफहमी में मुब्तला हो गए। तो बहरहाल
ये उन्होंने वहाँ जाके उनको कवालियों को सुना और तान इस पर टूटी है अमजद साबरी के इंतकाल पर कि वहाँ ये कर दिया गया है। वो भी यहाँ आके कवाली गाते रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया क्या। अब छोड़ें, बाबा फरीद के मज़ार पर चलें, जो पीरो मुर्शिद थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, उनके मज़ार पर ये जितने कवाल हैं वो सादत समझते हैं जाके कवाली गाने को। हम तो एक दरगाह थोड़ी, अजमेर शरीफ जो इन सबके बड़े थे, जिससे ख़ानदान चिश्तिया का सरबराह थे वहाँ, और हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर को बानी सानी सिलसिला चिश्तिया कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट पे। तो ये एक कवाली की ट्रेडिशन है जिसके पीछे पूरा मज़हब की ताकत है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये जो लोग मारते हैं ये कवालियाँ वालियों मौसीकी को नहीं मानते इसलिए मारते हैं। मतलब उनका हाँ सल्फ़ी ट्रेडिशन और वहाबी ट्रेडिशन जहाँ मजबूत हो रही है तो वो कर रहे हैं। भाई इतनी बात भी नहीं है, छोटी सी इतना सिंपल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये ज़रा लंबी बात हो जाएगी। हम इंटरप्रेट करके यूँ डाल दें और ख़त्म कर दें, कुछ बात और बनती है और बहुत लंबे एथनिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रिवोल्ट ऑफ द मासिस, डेविड ब्रुक्स का आर्टिकल है जी। उन्होंने कहा कि जिसने वर्किंग क्लास के दरमियान वक्त गुजारा ना जी, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमेरिका में, अब बरतानिया में, हमारी वर्किंग क्लास नहीं, वो तो बेचारे बिल्कुल चीथड़े ओढ़े हुए लोग हैं अमेरिका और बरतानिया के। वो जानते हैं कि उनके अंदर कितना डिप्रेशन है, कितनी उनके अंदर एक तरह की सिनिसिज्म है, जासियत है, और क्यों पैदा हुई है उनके अंदर। उनके अंदर मुनशियात का भी रुझान है और उनके अंदर ख़ुदकुशी का रुझान भी, ये क्यों पैदा हुआ है। फिर उसने सारा ये यूरोप का तज़िया किया है कि देखिए ये जो हमारे लोग जो हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं। अब एक आदमी है वो वाइट कॉलर मिसाल, कुछ लोगों की मिसालें दी हैं कि मसलन कारखाने यहाँ से शिफ्ट हो गए, लेकिन उसने कहा ये जो कोयले की कानें हैं इसमें काम करने वाले मज़दूरों की ज़िंदगी तो कल भी तल्ख थी और आज भी तल्ख है, और वैसी की वैसी है जैसी कभी हुआ करती थी। और ये लोग सब, उन्होंने कहा कि एक इलाके का जिक्र करके उन्होंने कहा कि वो कहते हैं क्या ये लोग बड़े वफ़ादार हैं, ये सख्त गोश हैं, ये मेहनती हैं। उन्होंने कहा कि एक बंदे ने कहा कि लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये काम करते हैं। उन्होंने कहा ये तासुब, ये जो वफ़ादारी का एहसास अपने इलाके अपने कल्चर के साथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक असबियत कह दीजिए अपनी ज़बान में। लेकिन बात यह है कि ये आपको दूसरे लोगों से काटता भी है, इमिग्रेशन वगैरह के मसाइल पर आपको रजिस्ट भी करता है। उन्होंने कहा सारी ये जो ट्रंप आ गया है, ये जो ली पेन वगैरह आ गए, ये रिवोल्ट है एक तरह की, एक जो मुकामी लॉयल्टी है उसके ख़िलाफ़ एक तरह की रिवोल्ट है कि ये लोग कहाँ आ गए। उन्होंने कहा गाँव था जिक्र किया है कि वहाँ अगर बाहर के आने वाले से आप अपना कोई राज शेयर करते हैं तो ये भी गलत समझा जाता है। कभी आपने बात करनी तो अपने लोगों से करें, बाहर के लोगों से क्यों करें। देखिए उन माशरों में भी बहुत सी असबियतें मौजूद हैं जिनका हमें खबर नहीं होती। हम तो वहाँ के भी शहरी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का जिक्र करते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन मसला यही है कि लॉयल्टी कल्चर और अपना एक फ्लेवर जो है वो रखती है। और वहाँ भी एक तरह की मेरिटोक्रेसी होती है कि आप मेरिट पर लोगों को लेकर आएंगे, और मेरिट में सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है कि वो आपका अपना आदमी है। आप तो इस तरह की बहुत सी बातें जो कॉस्मोपॉलिटन पर से पैदा होती है। और उन्होंने कहा कि ये जो सरमायादारी कल्चर है इसने एक तरह के हेडोज़म, लज्जत पसंदी को तरबीज दी है, और उससे बहुत सी बातें फैली हैं, उभरी। कहने का मतलब ये रहा है कि ये जो ट्रेडिशन थी कंजर्वेटिव लिबरल, सारा जिक्र इन्होंने किया है, ये पुरानी तरह के लोग थे जो दही माशरे से नहीं थे, दही माशरे में ज़्यादा थे, बल्कि वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच जिस तरह रखते हैं, वो अपने अपने माशरों से लायल हैं, वो हर बाहर से आने वाले इन्फ्लुएंस को रजिस्ट करते हैं। और दूसरी तरफ ये और लायल भी हैं, मेहनती भी हैं, मुशक्क़त भी करते हैं। और कुछ बाहर से हमारे लोग जो समझते हैं कि एक लिबरल अप्रोच के साथ जो कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच है, बहुत सारी चीज़ें दुनिया की आ रही हैं, वो ग्लोबल भी है, कॉस्मोपॉलिटन भी है, उसके असरात दूसरे पैदा होते हैं। तो इनके क्लैश से जो एक सूरत पैदा होती है उसमें फिर मासेस रिवोल्ट करते हैं। मासेस यही लोगों, वो कहते हैं ये कौन आ गए, ये शहर के, हमारे यहाँ भी ये मसला पैदा हो रहा है। तो जो बैनुल अक़वामी असरात हैं वो हमें नहीं, यूरोप को भी तंग कर रहे हैं। वो कह निकल जाओ यूरोपीय यूनियन से, निकल जाओ यूरोपीय यूनियन। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें सब इसी तरह पैदा होती हैं, उसके पीछे यही कहानियाँ होती हैं और यही किस्सा होता है। आज खुर्शीद नदीम साहब ने जी पहली बार मेरा ख्याल है मौका मिला उन्हें औरिया मकबूल जान के हक़ में लिखने का। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि दोनों दीन का नाम लेने वाले हम ज़ुबान हुए, वरना कुछ इश्यूज़ पर तलवार उठाए रहते हैं। मैं भी उठा लेता हूँ कभी कभी, और अक्सर। हालांकि दोनों, ये तो खुर्शीद नदीम तो हमारा बहुत अजीज़, अगर बरखुरदार भी कह दूँ तो गलत बात नहीं, अब तो बहुत बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़ज़ हो गया, लेकिन ये है कि हमारे मुमताज़ अहमद का भांजा है तो हमारे लिए तो। लेकिन ये औरिया साहब भी हमारे बहुत, लेकिन कभी कभी होता है कुछ इश्यूज़ पर, जिस पर मैंने कहा था कि औरिया
की कुव्वत ईमानी मुझसे कहीं ज़्यादा है, ठीक। यही जवाब पेश कर सकता हूँ और कुछ नहीं। इन्होंने लिखा था हया एक बुनियादी तहजीबी कदर है, और जिस पर मैंने कहा था कि हया का अंग्रेजी मुतरादिफ कोई नहीं है। बिल्कुल। वो कहते हैं इंसानी तहजीब कायम इस चीज़ पर है कि आपके अंदर शर्म हया हो, जानवरों में नहीं होती, और मज़हब की तो बुनियाद यही है, और इस्लाम की तो खास तौर पर बुनियाद ये है। ठीक। तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ लठ लेके कोई बड़े 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 लठ लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बड़ा मजाक उड़ाया हुआ है। अब उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी हैं, अगर उनका मैं तज़किरा करना चाहूँ तो वो लगती भी बुरी हैं। अभी इनके सिगार पीने को भी उन्होंने फोश करार दे दिया, बहुत चीज़ें। तो जवाब में बहुत सारी बातें मैं भी कर सकता हूँ, वो आपको सुन नहीं पाएंगे फिर वो बातें। लेकिन इन्होंने यही लिखा कि दलील ये बात तो फिक्रा मैंने अपनी तरफ से कह दिया। ये इन्होंने कुछ और चीज़ों ने कहा कि ये सब चीज़ें यही सिखाती हैं कि आप कुछ शर्म व हया का एक लेवल है। उन्हें इस्लाम के बारे में 2 चीज़ें मर्दों के लिए और 3 चीज़ें, एक चीज़ और इजाफे के साथ औरत के लिए, कि उनकी नज़रें नीची रखो और अपना लिबास नज़र नीची रखो और अपनी हिफाजत करो शर्मगाहों की। और उनके लिए एक ये है कि बाहर निकलो तो ओढ़नी ओढ़ लो, इसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं। ये सारी एक हमारी एक रवायत या रस्म है, इसको तोड़ोगे तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे। इसके साथ उन्होंने 4-5 एक अच्छे दिलचस्प चीज़ों का भी तज़किरा किया है, जो यकीनी तौर पर एक खूबसूरत तासुर जो है वो पैदा करते हैं। आज हमारे यहाँ कुछ लोगों ने मकामी चीज़ों पर लिखा है, लेकिन वो मकामी इशू है नहीं। मसलन रऊफ़ कलासरा ने लिखा कि वो अच्छा ये इनके साथ ये मसला है, बहुत से हमारे लिखने वालों की तरह आमर खाकबानी भी करते हैं और लोग भी करते हैं कि सराइकी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डालते हैं। कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन ये कहना कि सराइकी इलाके में, सराइकी में नहीं है, सिंध में चले जाएँ वहाँ आदत है, ठीक। आप पंजाब के पसमानदा इलाकों में चले जाएँ वहाँ आदत है। वो यानी कि ये कल्चर जो है ये गरीब का कल्चर है, देहाती कल्चर है हमारे माशरे का। मैं फ्यूडल कल्चर नहीं कहता, ज़री माशरे का कल्चर है जिसको हम लोग कभी अपने दिन से लगा के बैठे। जैसे वो अंग्रेज़ी का आर्टिकल मैंने पढ़ा था, अब मुझे याद आया मैंने क्यों पढ़ा। उनका भी यही मतलब है कि जो एक देही इलाका, जो उनका मकामी इलाका है, जो वो उनकी जो लॉयल्टीज़ होती हैं वो अपनी तरह की होती हैं। तो ये भी वो जिक्र करते हैं, लेकिन इसमें सोशल मीडिया तो एक बुज़दार उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे लिखा है। आजकल बहुत से लोग हमारे सोशल मीडिया की चीज़ों को तो ये भी कर रहे हैं कि वो वहाँ के किसी इलाके के बारे में लिखा कि एक शख्स जो है वो बैठा हुआ, कोई अच्छी उम्र का बुरा आदमी है, वो तपती धूप में रेत छान रहा है छलनी से और कर रहा है। तो मैंने ऐसे पूछा उससे कि भाई तुम ये, उन्होंने बताया मेरे 5 बच्चे अच्छे, 2 का इंतकाल हो गया, 2 बच्चे छोटे हैं, एक बेटी छोटी है, 2 की शादी कर दी, एक है घर पे। तो शाम को मैं जब कमा के ना लेके जाऊंगा तो खाएंगे क्या। बिल्कुल। तो जिस तरह उसकी ज़िंदगी मुश्किल है, यानी वो सारे उसने और जो दुख की बातें होती हैं आमतौर वो सुनाई। लेकिन आखिर में एक बात की कि मैं उनके लिए गया, कुछ चीज़ें लेकर मैं जाके उसको दिया। तो उसने कहा कि मैं मज़दूर हूँ, बेकारी नहीं। वाह। तो फिर उन्होंने समझाया उनको, तो बड़ी मुश्किल से उसने समझाना क्या है, जवाब यही हो सकता कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मुझे भी हुक्म है कि अगर तेरा भाई भूखा रहे और मुश्किल में हो और तुम उसकी मदद ना करो तो तुम पे गुनाह होगा। बिल्कुल ऐसे। और इस तरह मुसलमान भाई की मदद वसूल करने के लिए कभी ना किसी ने रोका है, ना मना किया है। ये कोई भीख नहीं है, ये आपका हक है। जो हमारे यहाँ औकाफ का निज़ाम है, जो हमारे यहाँ मुआखात का निज़ाम है, ये निज़ाम ही कायम इसलिए किया गया है जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मुसलमानों के औकाफ के निज़ाम पर दुनिया में किताबें लिखी गई, रिसर्च किया गया। मुआखात गज़ा में देखा, बमबारी होती है, उसके बाद गली के लोग जो तबाह होते हैं, सब अपने अपना खाना जो भी मुयसर होता है ला के दस्तरखान पर रख देते हैं। किसके घर से क्या आया क्या नहीं आया कुछ नहीं पता, इकट्ठे मिलकर खा लेते हैं। आजकल दीवार मेहरबानी का तज़किरा शायद ईरान से यह कॉन्सेप्ट आया कि आप एक जगह रस्सी लटका दें, कपड़े लटका दें, खाने पे चीज़ें रख दें, कुछ जिसको ज़रूरत है उठा के ले जाएं। अच्छे माशरों की निशानी है। यहाँ नहीं, यूरोप में है कि आप किसी कैफ़े में गए, मालूम हुआ कैफ़े में एक बोर्ड लगा हुआ, उसमें चिटें लगी हुई हैं। आपने जाकर कहा कि वो चिट मुझे यानी कि आपने खाना खाया और उसके बाद आपने लिख दिया इसमें मेरी 4 चाय जो है वो मेरे नाम पर, उसके पैसे ले लीजिए। वो पैसे ले लिए, चिट लगा दी गई कि जो आता है वो फ्री पीना चाहता है वो चाय फ्री पिए और क्या उस चिट पे पेमेंट कर दीजिए, वो उसकी चिट पे पेमेंट कर देगा। और हर माशरे में होता है इस तरह का निज़ाम, हमारे यहाँ भी है। बहरहाल ये है खबरें आज की जी, और इसी के साथ हम वक्त लेते हैं। बिल्कुल, फिलहाल वक्त में नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं आफ्ताब गुल साहब। हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। जी, आफ्ताब गुल साहब हमारे दोस्त, बिल्कुल मेहरबान और बड़े बड़े जुर्रत वाले तजिया नगार, दबंग। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अच्छा जी, पहली बात तो मैंने आपसे ज़रा एक नेशनल लेवल की करनी है, उसके बाद मैंने आना है लाहौर के चीफ जस्टिस साहब ने जो नए अहकाम जारी किए हैं कि 30 जजों को आज बरतरफ कर दिया है या बड़ी सख्ती से कहा कि मैं निबड़ लूँगा, कान से पकड़ के निकाल दूंगा, जो कहते हैं कि होना चाहिए, बहुत अरसे से हो नहीं रहा, वगैरह वगैरह बहुत से ख्यालात हैं। लेकिन ये सारी जो हमारी पार्टियां फिर TRO के ये फिर चली गई हैं अदालतों में, इलेक्शन कमीशन पे धरना शायद छोड़ दिया है। ये क्या समझ रही हैं कि अदालतों से इंसाफ लेकर इस पूरे प्रोसीजर को हल कर सकती? क्या क्या लगता है आपको? पहले तो बात है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप आज मुझे कितने सालों बाद ये महसूस हुआ है कि शायद आप मेरे रंग में रंगे जाने की थोड़ी सी कोई है, मेरे को उम्मीद है कि हो जाएगा। देखिए मीर साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। ये अगर मसला पॉलिटिकल है, हमारा कमाल ये है हमारे बरसर इक़्तिदार तबके का, जिसमें आप लोग भी सारे शामिल हैं, कि फटाफट को बुराई कर दें, उसके बाद उसको अदालत में ले जाएं। वो ये अदालत बेचारी ने क्या करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, ये कुछ नहीं कर सकती। ये कुछ किसी क्या वो पंजाबी में कहते हैं, किसी जोगी नहीं की। असल में मसला ये है कि ये अवाम से आप इलेक्शन जीत कर आते हैं, तो या यू शुड टेक इट बैक या उसको आराम करें। 5 साल जितना वक्त उन्होंने आपको दे दिया है, जो कि मैं समझता हूँ वो गलत है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंसी की तरह पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती। वो देखिए उसने इस्तीफा दे दिया है। वो क्या नाम है वो जो उधर का बरतानिया का वजीर आजम है, डेविड कैमरन ने। ये प्रेसिडेंशियल लाइसेंस होता है कि आप 4 साल के लिए आए। पार्लियामेंट्री हुकूमत में नहीं होता। 20 इलेक्शन करा लें, जापान में होती नहीं है, हिंदुस्तान में होती है, हर जगह होती है। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है, ये अब कोल्ड स्टोरेज में डालने वाली बात है। वो इस वास्ते है कि आपके सामने रॉकवुड का, जरदारी साहब का इतने साल लग गए, इतने साल लगे, क्या निकला? कुछ भी निकला। पहले उन्होंने कहा हमारा है, फिर उन्होंने कहा हमारा नहीं है, फिर उन्होंने कहा हमारा है, फिर उन्होंने कहा हमारा नहीं, फिर कहा है, और अब ले भी लिया। इस तरह वो स्विस जौन थे, डॉलर थे, वो पैसे थे, वो हमारा हाई कमिश्नर डब्बों में डाल डाल के वहां से ले गया। ऐसे नहीं है। हमारा जो टॉलरेंस का लेवल है करप्शन के लिए, बुराई के लिए, वो इतना ऊंचा जा चुका है। ये देखिए ना, ये लफाजी वगैरह से गुफ्तगू, आप माशाल्लाह बड़ी आला, और आपको सारे बातें पता है। आप जैसे लोग टीवी पर आके सारा धो के चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होना। ये TOR वो मीटिंगें कर रहे हैं, उनके सूट देखें, वो यार कमाल। मैं तो उनके कपड़े देखता हूँ जिनसे वो जो लोग आते हैं, जो खवातीन आती हैं इनके लगाकर, वो बाबा वो पाकिस्तान जिन लोगों का अभी आप जिक्र कर रहे थे, अभी आपने कैसी अच्छी बात अभी की कि यार चुप करके भी अगर आप दे दें तो चले। आप जो लोग मजहबी हैं, मैं तो नहीं हूँ, वो मजहब का ही करके कर रहे हैं। अपने जो भाई लोग हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी इमदाद कर दें। नहीं, ये कुछ नहीं होना मीर साहब। आई एम टेलिंग यू, टाइम विल पास। आई डू नॉट नो व्हेन नवाज शरीफ विल रिटर्न। इसका मुझे नहीं इल्म है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। और आपको भी पता है कि भले आपने उसको स्वीप अंडर द कार्पेट कर दिया है, इस हुकूमत को, बल्कि तमाम सिविलियन सेटअप को एक खतरा लाहक जरूर है। मैं खतरे का लफ्ज कर रहा हूँ, मुझे आता नहीं, उर्दू जुबान पे समझ नहीं है मुझे। एक उनको जरूर है कि यार किधर ये जोन से ये जो लड़ रहे हैं, हमारी जंग हमारी लड़ रहे हैं, जिनकी असेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनकी जरूरियत भी बढ़ती जा रही है, कहीं वो हरकत ना कर दें। अदरवाइज ये कुछ नहीं बनने का। नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक आंच नहीं आएगी। ये TORs वगैरह बिल्कुल मीनिंगलेस हैं। ये सारी इनकी, मैं नहीं कहता, कुछ लोग हो सकते हैं सीरियस भी हो, लेकिन ये मिली भगत है। एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। ये अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कहा। अब मैंने जुडिशरी की बात हो रही थी, आप भी हम भी बहुत कहते थे जब चौधरी इफ्तिखार की तहरीक चली, फिर लोगों ने कहा कि साहब अदालतें तो वैसी की वैसी हैं, जिन्हें आप मतहद अदालतें कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। अब इन्होंने आज जो चीफ जस्टिस आए, उन्होंने कहा मैं कान से पकड़ के निकाल दूंगा, काम करना पड़ेगा, और 30 बंदों को फारग कर दिया आते ही, चुटकी बजाते ही। वो ठीक है जी, जरूर किया होगा, पर एक बात याद रखिए मीर साहब, ये बात मत भूलिए। पाकिस्तान अगर दुनिया में 192 मुल्क हैं तो 180 में जुडिशरी है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां सेल्फ परपेचुएटिंग जुडिशरी है। ये अपने बच्चे खुद देती है। याद रखिए, ये अपने जज अपॉइंट करते हैं, ये अपने मराद डिटर्मिन करते हैं, अपनी पेंशन लगाते हैं। इसको जाने दीजिए, इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई इस किस्म के कोई दो शोश आके जो बातें होंगी उनमें ये लोग करेंगे, लेकिन और फिर मैं पूछता हूँ जी क्यों ये करें? ये कोई इलेक्टेड बॉडी है? ये कौन है?
इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इतने ज्यादा डिफेक्ट आ गए हैं और जिस किस्म के लोग उसके अंदर आ चुके हैं, उसमें कोई भी बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। जुडिशरी बेचारी ने क्या करना है? व्हाट कैन दे डू? उनका फौज है कोई उनके पास? मैं बताइए, मैं नहीं समझता कि जुडिशरी, हाँ ये होगा, कुछ सेशन जज निकल जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, कोई फीता मारी, कोई कंप्यूटर आ जाएगा, ये तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये कहा जाए कि जुडिशरी आगे इफ्तिखार चौधरी साहब ने करके देख लिया, उसके अंदर भी अवामी सपोर्ट हासिल थी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, अदरवाइज कहाँ मुशर्रफ ने मानना था। तो ये अगर किसी का ख्याल है कि वहां बैठकर एक इदारा जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां टी 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 करती जाती हैं, अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं, अपनी पेंशनें भी बढ़ाते हैं, मैं क्या आपको अंदर की बात बताऊं? किसी ने एक बड़ा प्रोग्राम करे, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान वाहिद, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये जुडिशरी है जो अपने बच्चे खुद देती है। ये कहीं से बनते नहीं है, कोई इनका कोई पूछने वाला नहीं है, ये खुद बनाते हैं। थोड़ी सी पार्लियामेंट ने कोशिश की थी, वो उन्हें उठा के बाहर मारा, उन्होंने कहा नहीं भाई हम खुद ही बनाएंगे, हम तनख्वाहें भी करेंगे, पेंशनें भी करेंगे, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हम करें। तो ठीक है जी, इससे कोई तवक्को ना रखना। ऐसे अच्छा, ये जो 30 बंदे निकाले हैं, ये किया है, यानी इससे ये ना समझो कि कोई नया दौर का आगाज हो रहा है, बस ऐसे खुश हो जाए? नहीं, ये जो चीफ जस्टिस साहब है ना जी, ये थोड़े से हैं इस किस्म के, मैंने कहूंगा, आई विल कंसीड दैट, कि ये जो चीफ जस्टिस साहब है ये सीधा सोचने वाले जरूर हैं, लेकिन देखिए उसी निजाम की पैदावार है। मैं उनसे कुछ ज्यादा तवक्को नहीं, वो नायत पढ़े लिखे और लायक आदमी, इसमें कोई नो डाउट माई माइंड अबाउट दैट। बट हैविंग सेड दैट, कि अगर वो प्रोडक्ट एक खास एनवायरनमेंट का है, ही कैन नॉट लुक बियॉन्ड अ सर्टेन होराइजन, उसके आगे वो देख नहीं सकते, लेकिन वो ये जरूर करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। और मुमकिन ये भी है, मैं एक आपको बताऊं, मुमकिन ये भी है कि ये जो वकील वगैरह जाकर चपेड़े मारते हैं जजों को और बदतमीजी करते हैं, मुमकिन मंसूर अली शाह जौन सा है वो इस किस्म का आदमी है कि वो इसको ना ले, ही मे नॉट टॉलरेट दिस। ये है, बहुत ही उम्मीदें मुझे नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ। अच्छा, दूसरी खबर एक जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो खैबर पख्तूनख्वा से आई है। एक तो हम तोसी कर रहे हैं कि महाजरों का, जो अफगान महाजर हैं, उनका कोई 31 दिसंबर 2017 तक वो स्टे कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंशन दें, और जो कानूनी तौर पे नहीं करते 30 जून तक हम उन्हें वापस कर देंगे वगैरह वगैरह, वफाकी मामला है। लेकिन सूबे ने कहा है कि जी अगर वफाक वापस नहीं कर सकता, हम मजीद मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, और ले जाए वरना वफाक इसे पंजाब ले जाए, हमें ये जब पंजाब ले जाए, ये क्या चक्कर है? उधर वो कहता है कि उठा के बाहर फेंक देंगे, वो उसने कहा था बलूचिस्तान के वजीर ने, और बाद में माजरत की थी उन लफ्ज़ों पे। ये हम क्या कर रहे हैं? इतनी देर हमने उनकी मेहमान नवाजी की और अब ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कहते हैं पंजाब ले जाएंगे, कभी कहते हैं उठा के बाहर फेंक देंगे। ये जो दूसरी बात आपने की पंजाब वाली, जरा थोड़ा सा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, खुद जाके सोचिएगा, ये हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, हमारे वजूदियत का सवाल है। बात ये है, ये मुल्क एक सोच पर आया ही नहीं, इसके ऊपर जो डोमिनेंट सोच थी वो पंजाब की थी, वडेरों की और जागीरदारों की थी। आहिस्ता आहिस्ता जब लिबर्टी और इस किस्म के जो चीजें हैं वो आती गई, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आप सिंध में जाइए, आप कराची में जाइए, सिंध में जाइए, इसी तरह पंजाब के मुतालिक जज्बात उन लोगों के हैं वही हों। दूसरी बात यह है मीर साहब कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, ईरान का और हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का एक्सेस जौन सा है, जो नहीं मानता वो बड़ा बेवकूफ आदमी है। पंजाब क्यों ले जाएं? वो उनकी जुबान बोलते हैं, उनके लोग हैं, उनके ट्राइब उधर हैं, उनके ट्राइब उधर हैं, वापस भेजें उनको। आपकी ये बात इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतना ही बात है। बात ये है कि जो पंजाब के साथ, वो मुझे ताला मेंगल साहब ने तो कहा था कि जो कौन सा जितने खुरे निकलते हैं ना हमारे खिलाफ, जो कुछ भी होता है, वो खुरे सारे पंजाब के ऊपर जाकर रुकते हैं। वे बैक इन 1984 ईलिंग में जब मैं एग्जाइल में था तो उनके घर में गया था, उन्होंने मुझे ये बात मेरे मुंह पे कही। बात ये है, पंजाब से शिकायत जौन सी हैं वो अपनी जगह है। ये मत समझिए कि फ्रंटियर में अगर 4-5 MNA हो गए, वो MNA जौन से हैं वो क्लास इंटरेस्ट के अंदर, वो तबकाती तौर पर पंजाब के जागीरदार, बड़े बटेरे और ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ साथ जो लोग इलेक्शन जीतते हैं उनके साथ है। ऐसे नहीं है। पख्तूनख्वा में वो उनसे नहीं लड़ेंगे। देखिए सर, ओपन बॉर्डर हुआ करता था, आप खुद जानते हैं, पविंदे आते थे, पविंदे जाते थे, एक जबान ये लोग बोलते थे, और ज्यादा लोग जौन से अक्रॉस द बॉर्डर है वो पर्शियन स्पीकिंग नहीं है, वो हमारे साथ जौन से लगते हैं पख्तून स्पीकिंग है। इनका कल्चर एक था, ठीक है, थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई, और मैं समझता हूँ आप ठीक फरमा रहे हैं कि पंजाब में चले जाएं, ये उनको बात कहनी ही नहीं चाहिए थी।
पख्तूनख्वा वालों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। आपका बॉर्डर साथ है, यहाँ से जाने में उनको आसानी होगी, वापस हमने भेजना ही है ना, हमारी नीयत तो है भेजने की, नहीं वो उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन देखिए ये फ्रॉडियन स्लिप्स हैं, ये अंदर जो इंसान का अंदर है वो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इतने इसको छुपा के, इसको दबा के हमने इतने साल रखा है। इट हैज टू कम आउट। कराची में आएगा, सिंध में आएगा। खैर बलोचिस्तान तो मैंने कभी समझा ही नहीं कि सूबा था, एक मोटा सा आदमी था, उसको जिन्ना साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के साथ हूं। मैं देखता कि अगर इसकी हदें मिलती होती हिंदुस्तान से तो इतनी आसानी से छोड़ते उसको। वो अब बलूचिस्तान तो कोई मैं उसको गिनता ही नहीं हूँ। देखिए वो दुनिया का, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया में कहीं आप मीर साहब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे एक मुल्क बता दें जहाँ वॉर ऑफ नेशनल लिबरेशन जौन सी है वो जागीरदारों ने और वडेरों ने और नवाबों ने की हो। वहां पे कौन है? एजी सरदार अताउल्ला महंगल, एजी सरदार खैशबाग मरी, वो ये वॉर ऑफ नेशनल लिबरेशन लड़ेंगे। मीर साहब पंजाबी, मैं बताऊं बुरा ना मानना, मेरी पंजाबी, हम बहुत बड़े मरासी हैं, हम मिरासी हैं, हम ऐसा टीसी करते हैं लोगों की, हमें कुछ सरदार आ जाए सही, कोई नवाब आ जाए सही, और फिर देखो सर जी असी फिर किस तरह का वलीमा होती रिसेप्शन करने। मेरा मतलब क्या मजाक बनाया है लोगों ने। चीफ जस्टिस साहब जो है वो शायद कुछ कर। अच्छा, खबर तो मेरे पास एक और सिंध की डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एकदम मुझे ख्याल आया कि आप तो लंदन बहुत अरसा रहे हैं। ये ब्रेक्सिट बरतानिया ने जो फैसला किया और जिसमें खुद बरतानिया में एक डिवीजन है, इंग्लैंड का इलाका, वेल्स का इलाका एक तरफ है, स्कॉटलैंड का, और मैं चाह रहा था कि मुझसे पूछे सर, अगर आप तारीख देखें मीर साहब तारीख देखें, ठीक है, बरतानिया कभी भी यूरोप का हिस्सा नहीं रहा है। यो इन्होंने जंगें लड़ी हैं, इन्होंने फ्रांस से जंग लड़ी, इन्होंने जर्मनी से जंग लड़ी। ये एक अजीब सा मुल्क है ना। इन्होंने देखिए, मैं आपको बरतानिया को समझने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। एक जजीरा है ना, आखिर जजीरा ही हुआ ना जी, आखिर में एक जजीरा ही निकला ना, है जजीरा। लेकिन सर जी वो उनके अंदर इतनी तारीख, इतनी उनकी पीछे जो एक अजीबो गरीब जमहूरियत की तारीख है अपने मुल्क के अंदर, ठीक है, जो कॉलोनाइजेशन उन्होंने की है उसके अंदर हरमदर्दी में वो पूरे शामिल है। लेकिन ये कभी भी यूरोप का हिस्सा इस तरह नहीं था, मेंटली इंटेलेक्चुअली, जिस तरह स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये इस तरह के मुल्कों में नहीं थे। ये जजीरा आपने बढ़ाया तो 20-21 मील का ही फर्क इंग्लिश चैनल का फ्रांस के साथ, लेकिन इन्होंने हमेशा ही अपनी इंडिपेंडेंट लाइन ट्रो की है। ये शुरू में भी बिल्कुल उस कम्युनिटी में शामिल नहीं हुए। फिर वो आप देखिए ना, वो मैं नहीं समझता था कि ये चल सकते हैं, वो कि इनको बेपनाह नुकसान होगा। दे विल हैव टू रीथिंक दिस, बिकॉज ये जो उनका वहां से निकल जाना जो है, ये स्कॉटलैंड जो कम से कम है, स्कॉटलैंड वो किसी ना किस्म की जरूर ऑटोनॉमी को डिमांड करेंगे। देखिए वो जरूर करेंगे, बिकॉज स्कॉटलैंड ओवरवेलमिंगली उसके हक में गया है कि यूनियन के अंदर रहना चाहिए। ये तो साउथ का और लंदन का जो अर्बनाइज्ड एरिया है, इन लोगों ने इंग्लैंड ने किया है। बेसिकली 4 जगह हैं वहां पर, इंग्लैंड ने ज्यादा किया है, बाकी जो है वहां पर तो वोट जो है खासा डिवाइडेड है, और स्कॉटलैंड में तो क्लियर मेजोरिटी है। और ट्रंप का इमीडिएटली विजिट करना, जरा आप नोट फरमाइए कि ट्रंप वो आदमी है जिसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुए कि हमने इसको यहाँ नहीं आने देना। जैसे ही ब्रेक्सिट का फैसला हुआ, ट्रंप लैंडेड इन स्कॉटलैंड। बहाना यह है कि मैं अपना रेस कोर्स गोल्फ कोर्स देखने जा रहा हूँ, अनशेड्यूल्ड था, बिल्कुल कुछ नहीं। वो वहां पर गया ही है कि इस चीज को देखने के लिए कि बरतानिया जौन सा है वो अब किस तरफ अपना रास्ता जौन सा है वो लेगा। क्योंकि वहां पे मैं समझता हूँ या तो सेकंड रेफरेंडम हो, फिर वो जेरेमी कॉर्बन ने एक अजीब सी बात की है, उसकी मेजोरिटी ऑफ लीडरशिप ने इस्तीफा दे दिया। वो कहता मैं नहीं मानता भाई, मैं स्टिक अराउंड करूंगा। वो अजीब सा आदमी है, हमारी सोच गई, लेकिन उसने अजीब बात की है। भाई आपने, उन्होंने कह दिया, आप भी कह दें कि मैं पार्टी लीडरशिप का इलेक्शन करूंगा, लेकिन नहीं, वो ये चाहता है कि उसका जो एनुअल मीटिंग होती है वो हो, क्योंकि ट्रेड यूनियनिस्ट जौन से इंग्लिस्तान के है उनमें जेरेमी कॉर्बन की मेजोरिटी है, और अगर जब ये उसकी अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वहां ये शायद दोबारा जीत जाए। ये बात। अच्छा, तो आपको कोई लगता है कि बरतानिया के अंदर भी डिवीजन होगी और इसके इम्पैक्ट जो है वो यूरोप पे भी पड़ेंगे और वहां भी कोई इस तरह की मूवमेंट चलेंगी? जी सर, इस वक्त देयर आर मेनी थिंग्स इन द मेल्टिंग पॉट। देखिए वो कह रहे हैं दोबारा भी किया जाए, वहाँ एक कैंपेन शुरू हो गई है, आया वो होती है कि नहीं होती मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रीथिंक इनको करना पड़ेगा। देखिए ये मैं नहीं समझता कि बरतानिया इकोनॉमिकली, अनलेस कि अमेरिका उनके साथ जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसे ना सिर्फ रखता है बल्कि उसको और उसकी जौन सी है उसमें बरात जौन सी है वो ज्यादा देते हैं। एंग्लो सेक्सन बैकग्राउंड है जी, वास्प वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट, वहाँ बिल्कुल वास्प वाला वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट। ये भी देखिए प्रोटेस्टेंट भी,
ये बीच में रखिएगा। बाकी बहुत सारा रोमन कैथोलिसिज्म है, बर्तानिया में रोमन कैथोलिक बहुत कम है, पोप का इन्फ्लुएंस बहुत, मैंने तो पहले आपसे कहा कि आप बर्तानिया को देख लीजिए, ये यूरोप का उस तरह हिस्सा नहीं रहा, जोग्राफियाई तौर पे तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं रहे, ये बिल्कुल ये एक और किस्म के लोग हैं। मैं उस पर किसी वक्त आपसे पर्सनली मिलके मैंने मीर साहब, इनको खुदा की कसम मैं बताऊं, मैंने चूंकि आई वाज लिविंग ऑन द मार्जिन्स ऑफ पॉवर्टी, मैं तो गुर्बत में रहता था इंग्लिस्तान में, मैं यकीन जाने मैंने इनको देखा है, ये अजीब से लोग हैं। ऐसे मैंने दुनिया के अंदर लोग अच्छे हैं या बुरे हैं ये किसी दौर करेंगे, लेकिन ये हैं अजीब से, ये इस तरह पोले पोले पोले। देखिए 28 आदमियों ने शैडो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया लेबर पार्टी, उन्होंने कहा जाओ जी कम करो। ये अजीब से है जी, उठाते हैं यहाँ हमारे इस्तीफा आप मांगने जाए खुदाई करो, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो हमारा फैसला करेंगे, हमने जो माल खाया है। मेरा मतलब एक बेपरवाह फर्क है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब गुल साहब, बहुत आपने रहनुमाई की हमारे बहुत से डिवर्स मसाइल पर, बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन मीर साहब आपका भी, और आफ्ताब गुल साहब आपका भी, और मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए ना।